नमस्कार साथियों। हम बात करेंगे भारतीय शासन एवं राजनीति बीए पाठ प्रथम के अनुसार भारतीय संविधान की उद्देशिका के बारे में। उद्देशिका को पढ़ने से हमें पता चलता है कि इस संविधान में क्या है, और इससे पढ़ने से ये भी पता चलता है कि उस देश की शासन प्रणाली और उसका स्वरूप, कार्य, उद्देश्य, व्यक्ति और राज्य के संबंधों आदि का ज्ञान इत्यादि से होता है। प्रस्तावना में शासन व्यवस्था के मूल आधारों, उसके दर्शन, उसके स्वरूप, लक्ष्य आदि का उल्लेख किया जाता है। संविधान की प्रस्तावना संविधान का परिचय कराती है। इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, अर्थात प्रस्तावना संविधान की आत्मा कही जाती है। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे प्रस्तुत किया था और इसमें बताया गया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हम किस प्रकार के शासन तंत्र को स्थापित करेंगे और हमारा लक्ष्य क्या होगा और हमें किधर जाना होगा। इस उद्देश्य का प्रारूप समिति ने फरवरी 1948 में और संविधान निर्मात्री सभा ने अंतिम रूप से 17 अक्टूबर 1948 को स्वीकार किया था। जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था उसको। अब संविधान की उद्देशिका का स्वरूप कैसा है? प्रस्तावना, इसमें पीछे शब्द लिखे हुए हैं। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को इस संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया और आज का स्वरूप इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अर्थात संविधान सभा की ये प्रस्तावना, अपने संविधान की ये प्रस्तावना है। वर्तमान में संविधान की उद्देशिका ये बताती है कि किसके द्वारा, किस लिए और कब ये संविधान बनाया गया। हम प्रस्तावना को 4 भागों में बात करेंगे। पहला, सत्ता का स्रोत, अर्थात सत्ता कहाँ से मिली। दूसरा, राज्य और सरकार का स्वरूप, इसका कौन सा स्वरूप होगा, राज्य किस प्रकार का होगा। तीसरा है शासन व्यवस्था के क्या लक्ष्य होंगे, अर्थात हमें किन चीज़ों को प्राप्त करना होगा। और अगला है, अंतिम है, संविधान का अधिनियम, अर्थात इसको संविधान में किस आधार पर, किस अधिनियम के तहत डाला गया। तो पहला है सत्ता का स्रोत। तो हम भारत के लोग, अर्थात सत्ता हम भारत के लोग द्वारा दी गई है। संविधान का स्रोत जनता है। राजनीतिक सत्ता अंतिम रूप से किसके पास है? जनता के पास, और जिसका प्रयोग करते हुए संविधान का निर्माण किया और अपनी पसंद की शासन व्यवस्था जनता ने स्थापित की। उद्देशिका के अंत में कहा गया, जो उद्देशिका अंत में थी उसमें क्या कहा गया कि इस संविधान को हम अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं, अर्थात हम इसको स्वीकार करते हैं। अतः संविधान किसी विदेशी शक्ति द्वारा अधिरोपित नहीं किया गया है, बल्कि जनता ने इसे स्वयं बनाया है। चूँकि जब संविधान निर्माण की बात कही गई थी या जो संविधान के बारे में बात चली थी, तब ब्रिटिशर्स ने ये कहा था कि भारतीय जनता इतनी सक्षम नहीं है कि वो अपने लिए संविधान बनाए, लेकिन भारतीय जो स्वतंत्रता सेनानी थे या बुद्धिजीवी थे, उन्होंने इस बात को चैलेंज के रूप में स्वीकार किया और इसे बनाया। तो इसे स्वीकार किया गया, स्वयं अपने को दे दिया, अर्थात अपने ऊपर लागू कर दिया गया। दूसरे शब्दों में जनता शासक भी है और शासित भी है। दूसरा है राज्य और सरकार का स्वरूप, अर्थात राज्य और सरकार का स्वरूप कैसा होगा। तो पहला है इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अर्थात हम किसी भी तरह से बाह्य या आंतरिक दृष्टि से कमजोर नहीं होंगे, हम खुद सक्षम होंगे। समाजवादी, अर्थात इसका जो रूप होगा वो समाजवादी होगा, अर्थात सभी व्यक्ति समान होंगे और समाज का कल्याण की बात की जाएगी।
पंथ निरपेक्ष अर्थात कोई इस विशेष धर्म नहीं होगा। लोकतंत्रात्मक, इसके रूप लोकतंत्रात्मक हुआ। गणराज्य अर्थात यहाँ का जो राष्ट्रपति है वो जनता द्वारा चुना जाएगा। समाजवादी का मतलब यह है कि उत्पादन के साधनों का प्रयोग सामाजिक हित में किया जाएगा और आर्थिक शोषण का अंत करके हर व्यक्ति को जीविकोपार्जन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। लोकतंत्रात्मक अर्थात समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित सरकार जनता के द्वारा निर्वाचित और जनता के प्रति उत्तरदायी होगी। इसमें सामाजिक और आर्थिक समानता का भाव भी छिपा हुआ है। गणराज्य, इसका तात्पर्य है कि देश का जो प्रधान होगा वो जनता द्वारा निश्चित समय के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा, अर्थात वंशानुगत नहीं होगा। तीसरा है शासन व्यवस्था के लक्ष्य। शासन व्यवस्था के निम्न लक्ष्य होंगे। न्याय होगा, अर्थात किस प्रकार का न्याय होगा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय, सभी को बिना किसी भेदभाव के और दुर्बलों का शोषण नहीं होगा। आर्थिक न्याय, उत्पादन के साधन सभी के लिए वितरित किए जाएंगे और इनका काम सार्वजनिक हित में होगा, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का शोषण नहीं करेगा। सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में 38 और 39 में विशेष रूप से निर्देश दिया गया है। तो इस आधार पर ये जो सामाजिक न्याय थी उसकी बात इसमें कही गई है। राजनीतिक क्षेत्र में अगर बात करें तो सभी नागरिकों की समान भागीदारी के लिए वयस्क मताधिकार का उल्लेख किया गया है और सभी नागरिकों को यह अधिकार होगा कि वो किसी भी प्रकार का पद, राजनीतिक पद पाने के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। स्वतंत्रता की बात करें तो स्वतंत्रता में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होगी, अर्थात कोई भी व्यक्ति अपने विचार को प्रेजेंट कर सकता है, अपनी अभिव्यक्ति दे सकता है, किसी में विश्वास कर सकता है, धर्म को पालन कर सकता है और पूजा पाठ कर सकता है। तो संविधान के भाग 3 के आर्टिकल 19(1) के और आर्टिकल 25 से 28 में इन स्वतंत्रता के मूल अधिकारों में मान्यता दी गई है। अब है समानता का अधिकार। समानता में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता आती है। अनुच्छेद 14 से 18 तक ये बात कही गई है। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि कानून के सामने सभी व्यक्ति और विधियों के सामने कानून के समक्ष सभी समान होंगे और विधियों का उन पर समान संरक्षण प्राप्त होगा। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा, अर्थात प्रतिषेध है। आर्टिकल 16 सरकारी नौकरियों में सबको समान अवसर देने की बात कही गई है। वो अलग बात है कि बाकी आगे चलते चलते इनमें किसी को आरक्षण देने की बात थी, वो समाहित कर दी गई, लेकिन वो इस आधार पर इस अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं कर पाएगी। अनुच्छेद 17 में छुआछूत को खत्म करने का प्रावधान किया गया है। अगला है व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता बढ़ाने की बात करेंगे। तो राष्ट्र की एकता, अखंडता के लिए 2 आदर्श की व्यक्ति की गरिमा तथा बंधुत्व का उल्लेख किया गया है। वास्तव में ये चारों अवधारणाएं एक दूसरे के पूरक हैं। अखंडता 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा, जो भूभागीय एकता अर्थात देश के विभिन्न क्षेत्र एक दूसरे के जुड़े रहेंगे, वे देश से अलग नहीं हो सकते। एकता, विभिन्न क्षेत्रों के लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे। व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं बल्कि राज्य व्यक्तियों के लिए होगा। बंधुत्व बढ़ाने के लिए बात करेगा। एकल नागरिकता है, अर्थात देश की एक नागरिकता है, अर्थात सभी व्यक्ति भारतीय नागरिक हैं। अलग अलग नागरिकता नहीं दी गई है। लोगों को एक देश के किसी भी भाग में रहने का, आने जाने का, निवास करने तथा बसने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और चौथा है संविधान का अधिनियम, अर्थात प्रस्तावना के अंत में संविधान को अंगीकृत करने का उल्लेख किया गया है। 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया गया संविधान को। 394 अनुच्छेद उस समय थे और इसमें उल्लिखित 15 अन्य अनुच्छेद लागू कर दिए गए। संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिए गए। अब उद्देशिका का क्या महत्व है? के एम मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है, अर्थात राजनीतिक कुंडली संविधान ही है। अर्थात संविधान की वास्तविकताएं और उसके मूल विशेषताएं दरअसल प्रस्तावना में परिलक्षित होते हैं और प्रस्तावना संविधान का दर्पण है। संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, इस प्रश्न पर काफ़ी विवाद होता रहता है। संविधान सभापति ने इस संविधान को अंग कहा है और संविधान सभा ने इसे प्रस्ताव को पारित कर दिया। अर्थात संविधान की सभा के जो सभापति थे इन्हें क्या कहा कि संविधान की प्रस्तावना है जो संविधान का एक अंग है। उद्देशिका और संविधान के बीच क्या संबंध है? अब दोनों की बात करें तो क्या संबंध है, इस विषय में न्यायपालिका का दृष्टिकोण परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है। कभी क्या डिसीजन आता है, कभी क्या डिसीजन आता है। तो 1960 में बेरोबरी मामले में उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना,
जो बेरोबारी केस था उसमें नहीं माना। बेरोबारी के हस्तांतरण पाक टू भारत, ये केस था कि बेरोबारी का हस्तांतरण पाकिस्तान से भारत को करना था, तो इसमें उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना। फिर है 1964 का सज्जन सिंह बनाम राजस्थान केस, जिसमें न्यायाधीश हिदायतुल्लाह ने कहा कि कुछ अर्थों में यह संविधान का अंग है और कुछ में नहीं, अर्थात यह कन्फ्लिक्ट कर दिया कि कुछ अर्थों में तो है और कुछ अर्थों में नहीं। फिर 1969 में गोलकनाथ वाले केस में, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति वांचू ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। फिर इन्होंने नहीं माना 1969 में। और 1973 में केशवानंदन भारती बनाम केरल राज्य मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने यह दृष्टिकोण प्रतिपादित किया कि प्रस्तावना संविधान का मूल अंग है और इसमें संविधान की विशेषताएं उल्लिखित हैं, उल्लेख कर दिया, अर्थात संविधान को 1973 में इस प्रस्तावना को मूल अंग मान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए निर्णय दिया, क्या निर्णय दिया कि संसद पूरे संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। संविधान मूल ढांचा किन सिद्धांत पर आधारित है, इसका उल्लेख उद्देशिका में है, अतः उद्देशिका को संशोधित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार जो उद्देशिका है वो संविधान के मूल भावना है उसको इंगित करती है। धन्यवाद।